नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द लर्निंग कर्व में। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की बुक वीणा का पाठ 2 न्याय की कुर्सी के सभी प्रश्नों और उत्तर को आसान भाषा में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन देखते हैं, बातचीत के लिए। चलिए पढ़ते हैं। आपका प्रिय खेल कौन सा है? आप उसे कैसे खेलते हैं? आप इसमें अपने अपने प्रिय खेल के बारे में बता सकते हैं। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। इसमें 2 टीमें होती हैं। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी गेंदबाजी करती है। तो क्रिकेट के बारे में तो आपको पता ही होगा। क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? क्या कभी आपके पास कोई प्रॉब्लम आई हो और आपने उसका सॉल्यूशन कर दिया हो? हाँ, एक बार मेरे 2 दोस्तों में झगड़ा हो गया था। मैंने दोनों की बात सुनी और उन्हें आपस में मिला दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप राजा के स्थान पर होते तो आप क्या करते? मैं भी उस लड़के का न्याय देखने जाती और अगर वह सही न्याय करता तो उसकी तारीफ करती। अगला प्रश्न, लड़के में कौन कौन से गुण होंगे? उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी कि वो एकदम सही न्याय करता था? लड़का ईमानदार, न्यायप्रिय, सच्चा, दयालु और निष्पक्ष था। ईमानदार मतलब वो एकदम सच्चा था। न्यायप्रिय मतलब वो एकदम सही न्याय करता था। सही को सही और गलत को गलत। सच्चा था, दयालु था और निष्पक्ष था। निष्पक्ष का मतलब किसी एक ही इंसान की साइड नहीं लेता था, दोनों की बात सुन के और उसके बाद डिसीजन लेता था। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा पाठ से। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के आगे तारे का चिन्ह बनाइए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। हमें प्रश्न पढ़ना है और उनके ऑप्शंस देखने हैं। तो जो ऑप्शंस ठीक होगा उसके सामने हमें तारे का निशान बनाना है। तो एक प्रश्न के इसमें ज्यादा उत्तर भी हो सकते हैं। चलिए पहला देखते हैं। राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला? जो राजा था उसको कैसे पता चला कि लड़का जो है वो न्याय करता है? लड़के द्वारा की गई शरारतों को सुनकर, लड़के द्वारा लोगों द्वारा लड़के की न्याय की प्रशंसा सुनकर, लड़के द्वारा अपने न्याय की बुराई सुनकर, या मंत्रियों द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुनकर। बताइए कहां से उसको पता चला होगा? ख, यानी कि लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर। जब लोग उसके न्याय की प्रशंसा कर रहे थे तो वहां से सुनकर राजा को पता चला कि जो लड़का है वो सही न्याय करता है। दूसरा, राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात का हुआ? बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे, लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था, और या स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। तो राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात का हुआ था? सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा उसको हुआ था, एक तो इसका सिंहासन पर बैठने वाला लड़का जो था वो सही न्याय करता था, और दूसरा ये कि स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। राजा को लगता था कि सिंहासन में कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान है। ऐसा राजा को कब लगा था? जब राजा के मंत्री ने राजा को बताया कि जो आज लड़का बैठा है सिंहासन पर वो कल वाला पुराना वाला लड़का नहीं है, वो तो बीमार हो गया, तो आज कोई नया लड़का इस पे बैठा है और वो भी एकदम सही न्याय कर रहा है। तो इसका मतलब था कि सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। पाठ की हमें कौन सी पंक्तियों से पता चलता है? जब राजा कहता है कि यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। तो इन पंक्तियों में पता चलता है कि राजा ऐसा सोचता था। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे? तो ऐसा खेल उनको इतना अच्छा क्यों लगा कि वो रोज रोज इसी गेम को खेलने लगे? क्योंकि वे राजा जैसे बनने का आनंद ले रहे थे, क्योंकि ये अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था, कि इसमें ज्यादा मजा आता था बाकी खेलों से, क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा, या क्योंकि इस खेल से वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे। तो कौन कौन से ऐसे कारण थे जिससे उनको ये खेल सबसे अधिक अच्छा लगा था? तो इसके कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहला, क्योंकि वे राजा बनने का भी आनंद ले रहे थे, उन्हें मजा आ रहा था कि वो राजा बन रहे हैं। और क्या हो सकता है? ये हो सकता है क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था, कि उनको इस खेल में बाकी खेलों के मुकाबले ज्यादा मजा आ रहा था।
और एक ये भी हो सकता है क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लग रहा था, कि वो न्याय कर रहे थे तो उनको उससे अच्छा लग रहा था। अगला प्रश्न, राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया? उपवास करा था उसने और प्रायश्चित किया था, वो क्यों किया था? ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके, क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था, क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि जनता ने उसे ऐसा करने को कहा था। तो क्या कारण था कि राजा उपवास और प्रायश्चित कर रहा था? तो पहला कारण क्या था? ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके, ताकि वो सिंहासन पर बैठ सके। और क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। क्या उसे अपने कर्मों पर पछतावा था? नहीं था, क्योंकि वो उसको सिर्फ सिंहासन पर बैठना था, इसलिए वो उपवास और प्रायश्चित कर रहा था, क्योंकि उसको मूर्तियों ने ऐसा करने के लिए कहा था। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे, लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? सभी लड़के वहां सिंहासन पर बैठ रहे थे और न्याय कर रहे थे, पर राजा नहीं बैठ पा रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि लड़के भोले भाले और सच्चे थे, उनके मन में कोई भी बुराई नहीं थी। परंतु राजा ने चोरी, झूठ और किसी को चोट पहुंचाने पहुंचाने जैसे काम किए थे, इसलिए वह सिंहासन के योग्य नहीं था। दूसरा प्रश्न, क्या राजा को प्रायश्चित के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? आपको सोच के बताना है कि जब राजा ने उपवास और प्रायश्चित करे थे, क्या उसके बाद सिंहासन पर बैठने का उसको अधिकार मिलना चाहिए था? नहीं। क्यों? क्योंकि राजा ने केवल दिखावे के लिए प्रायश्चित किया था, वह सच्ची में थोड़ी बदला था। उसने दिखावे के लिए प्रायश्चित किया था ताकि वो सिंहासन पर बैठ पाए। उसके मन में अब भी अहंकार था और वह सच में नहीं बदला था। दोनों किसानों ने लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? जो दो किसान लड़कों के पास आए थे राजा की जगह, तो उन्होंने लड़कों के पास ही जाने का फैसला क्यों किया? वो राजा के पास क्यों नहीं गए न्याय मांगने के लिए? क्योंकि उन्होंने सुना था कि लड़का बहुत अच्छा और सही न्याय करता है, इसलिए उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? तो चौथी मूर्ति थी, वो सिंहासन को साथ ही लेकर उड़ गई थी आकाश में। तो वो क्यों उड़ गई थी? क्योंकि राजा में अहंकार था, घमंड था। उसने खुद को धनवान, बलवान और बुद्धिमान, धनवान मतलब उस पे बहुत पैसा, बलवान यानी कि बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान समझकर सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, इसलिए वह सिंहासन के योग्य साबित नहीं हुआ। इस कहानी का नया शीर्षक दीजिए। अभी इस कहानी का शीर्षक क्या है? न्याय की कुर्सी। तो अगर इसका शीर्षक न्याय की कुर्सी नहीं होता तो आप इसका नया शीर्षक क्या देते? अहंकार की हार, ये दे सकते हैं हम, क्योंकि राजा में बहुत अहंकार था और उसकी जीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि चौथी मूर्ति जो थी वो सिंहासन लेकर आकाश में उड़ गई थी, तो उसको सिंहासन नहीं मिल पाया था। तो पढ़ते हैं चलिए। क्योंकि इस कहानी में राजा के घमंड के कारण उसे सिंहासन नहीं मिला, जबकि सच्चे और भोले बच्चों को मिल जाता है। अगला सेक्शन है अनुमान और कल्पना। आपको कल्पना करनी है और उत्तर देना है। कहानी में सिंहासन की मूर्तियां उड़कर किसी और जगह चली जाती हैं। वे कहाँ जाती होंगी और वहां क्या करती होंगी? कहानी में देखा था आखिर में कि जो सिंहासन की मूर्तियां हैं वो उड़कर कहीं और ही चली गई। तो आप सोचिए कि वे कहाँ जाती होंगी और वो क्या करती होंगी। तो मूर्तियां किसी और सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की खोज में जाती होंगी, ताकि वह सिंहासन पर बैठ सके। सिंहासन पर कौन बैठ सकता था? जो सच्चे और ईमानदार व्यक्ति होते थे वही बैठ सकते थे। यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता? अगर राजा सिंहासन पर बैठ जाता तो फिर क्या होता? अगर राजा सिंहासन पर बैठ जाता तो शायद वह अहंकारी बन जाता, मतलब उसमें बहुत घमंड आ जाता और सही न्याय नहीं कर पाता। चलिए अगला सेक्शन हमारा भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। आपको इसका अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही है ना? अब इसी वाक्य को एक बार फिर पढ़िए।
यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जांच करूंगा। अब आपको इन वाक्यों का अर्थ और भाव ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। इसका कारण है कुछ विशेष चिन्ह, जैसे इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, पूर्ण विराम और विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस प्रकार के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह से पता चलता है कि लिखे हुए वाक्यों में कहाँ ठहराव और कहाँ और उनका क्या भाव है। तो इसमें हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। क्या होता है विराम चिन्ह? विराम चिन्ह का मतलब होता है कुछ ना कुछ ठहरना या ठहराव। जैसे कि ऊपर की जो 2 लाइन है उसमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं है, तो हमें नहीं पता चलता कि हमको कहाँ रुकना है और कहाँ अपनी बात को आगे कहना है। तो ये एक ही लाइन में बिना किसी विराम चिन्ह के पूरी लिखी हुई है, तो इसका अर्थ समझने में हमें थोड़ी कठिनाई हो सकती है। लेकिन इस वाली पंक्तियों में विराम चिन्ह लगे हुए हैं। इनमें हमें पता चलता है कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ पे हमें कहना है, कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पे किसी की बात को ज्यों का त्यों कहा गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि कहाँ रुकना है और उन पंक्तियों का क्या भाव है। तो चलिए देखते हैं कि किन किन तरीके के विराम चिन्ह हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा अल्प विराम। अल्प विराम किस लिए होता है? थोड़ी देर रुकने के लिए। जब हमें थोड़ा सा ही बहुत थोड़ा रुकना होता है, जब हम अल्प विराम का यूज करते हैं। इंग्लिश में से कॉमा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पूर्ण विराम। वाक्य समाप्त होने पर, कि जब हमारी बात खत्म हो गई या एक पंक्ति एक लाइन खत्म हो गई, उसके बाद हम पूर्ण विराम लेते हैं। उसमें अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा रुकना होता है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तब हम क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। विस्मयादिबोधक, ये किस लिए होता है? आश्चर्य, खुशी या दुख प्रकट करने के लिए। इन सब के लिए हम विस्मयादिबोधक का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, ये ऐसे डैश होता है, ये किन्हीं भी 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इसको। ऐसे ऐसे डबल कॉमा लगे होते हैं, एक बार शुरू में और एक बार वाक्य के एंड में। तो किसी के बोले हुए शब्द लिखने पर अगर हम किसी की कोई भी बात को ज्यों का त्यों जैसा का तैसा ही बताना होता है, तब हम उसको इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखते हैं। चलिए, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर इन पंक्तियों में कौन कौन से विराम चिन्ह लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये 2 कॉमा लगे हुए हैं, यानी कि किसी की बात को बताया गया है, तो ये इन्वर्टेड कॉमास है। और यहाँ पे आश्चर्य की बात हुई है, तो इसलिए यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह है। और यहाँ पे अल्प विराम है कि थोड़ा सा रुकना है। और यहाँ पे पूर्ण विराम, कि यहाँ पे पंक्ति खत्म हो गई, इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया। यहाँ पे अगली लाइन आ गई और फिर इसके बाद भी पूर्ण विराम लग गया। चलिए, अब इसके कुछ सवाल देख लेते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। अब हमें इनमें विराम चिन्ह लगाने हैं। ये एकदम प्लेन सेंटेंस, प्लेन वाक्य दिए गए हैं, इसमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं है। ये वाक्य हमारे पाठ से ही लिए गए हैं, आप उनकी मदद से भी यहाँ पे लगा सकते हैं। चौथी मूर्ति ने कहा, कहा के बाद थोड़ा सा हमें ठहरना है, और चौथी मूर्ति की बात हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो यानी कि हमें उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी और की बात को यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसके साथ ही हमारा इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा। ठहरो। ठहरो मतलब एकदम से आश्चर्य की बात है, तो इसमें हम एकदम एक्सक्लेमेशन मार्क या विस्मयादिबोधक लगाएंगे। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे, देखो यहाँ पे एकदम हमें हल्का सा रोकने की जरूरत थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। वे भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अच्छा, यहाँ पे भोले भाले जो है एक जैसे से शब्द हैं, तो इनके बीच में हमारा यहाँ पे योजक चिन्ह लगेगा। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगता है। उनके मन में कलुष नहीं था, तो यहाँ पे हमारा वाक्य खत्म हो गया और यहाँ पे हमारा पूर्ण विराम लग गया। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इसके योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, और यहाँ पे हमारा लग गया पूर्ण विराम। चलिए अगला देखते हैं। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने, देखो यहाँ पे एक सेंटेंस शायद खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम अपना पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर उसने मन ही मन कहा। अब कहा उसने, ठीक है, हम किसी की
बात को बता रहे हैं, राजा की बात को यहाँ पे बता रहे हैं, तो वो कॉमा में लगेगी। और कहा के बाद थोड़ा सा रुकना है तो हम यहाँ पे अल्प विराम लगाएंगे और उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, उद्धरण चिन्ह। अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, पूर्ण विराम लगेगा। मैं राजा हूँ, यहाँ भी पूर्ण विराम लगेगा। मुझसे ज्यादा धनवान बलवान, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा रुकना था, तो मुझसे ज्यादा धनवान कौमा बलवान और बुद्धिमान भला कौन होगा? कौन होगा? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन होगा, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ, और यहाँ पे लगेगा हमारा पूर्ण विराम। तो इस तरीके से हमने इसमें विराम चिन्ह लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्या है? इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा क्या होता है? किसी का भी नाम। तो इसमें क्या नाम है? तीसरी मूर्ति भी उड़ गई, तो मूर्ति जो है वो इसके अंदर संज्ञा हो जाएगी। कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द के गुण या विशेषता को बता रहा है? मूर्ति के बारे में क्या विशेषता है जो इस वाक्य में बताया गया है? वो है क्या है? वो तीसरी, कि वो तीसरे नंबर की मूर्ति थी, तो वो उसकी विशेषता हो गई। तो विशेषता बताने वाला शब्द हो गया तीसरी। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इनमें विशेषण शब्द पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचिए। हमें इसमें विशेषण पहचानने हैं जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनका कोई गुण बताते हैं, तो वो विशेषण कहलाता है। तो जैसे पहला वाक्य में दिया गया है कि एक दिन, तो दिन कौन सा है? एक दिन है, तो एक इसके अंदर विशेषता हो जाएगी। लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। अगला देखते हैं, उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। तो इसमें कौन कौन से हमारे विशेषण हो जाएंगे? प्राचीन, नगरी कैसी थी? प्राचीन, तो ये नगरी के बारे में बताया गया, नगरी इसके अंदर संज्ञा हो जाएगा और प्राचीन उसकी विशेषता, तो ये हो गया विशेषण। प्राचीन थी और ऐतिहासिक थी। उसके बाद लंबा चौड़ा, कि मैदान कैसा था? लंबा चौड़ा, तो इसमें मैदान और नगरी संज्ञा थी और ये दोनों उसकी विशेषता बता रहे हैं, लंबा और चौड़ा। अगला देखते हैं, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। तो इसके अंदर कौन कौन सी विशेषता हो जाएगी? छोटी, उम्र कैसी थी? छोटी, में इतनी बुद्धि होना आश्चर्य की बात है। तो बुद्धि के आगे कौन सा लगा हुआ? इतनी, तो इतनी भी हमारा विशेषण हो जाएगा। अगला देखते हैं, राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर सिंहासन था। तो इसके अंदर हमारा कौन सा विशेषण हो जाएगा? सुंदर। सिंहासन कैसा था? सुंदर। अगला देखते हैं, बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। तो भीड़ कैसी थी? अच्छी खासी, मतलब बहुत सारी भीड़ थी, तो अच्छी खासी भी उसकी भीड़ की विशेषता हो जाएगी, तो ये विशेषण हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, आप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सकें? तो अब आप सोचिए कि आप में कौन कौन सी विशेषताएं होंगी, कौन कौन से गुण होंगे जिससे आप इस वाले सिंहासन पे, कहानी में जो सिंहासन था उस पर बैठ सकते हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? सच्चाई, कि आप हमेशा सच बोलें। ईमानदारी, निष्पक्षता, किसी का भी एक का पक्ष, एक की साइड नहीं लेनी, दोनों की बात सुननी है। समझदारी, विनम्रता, धैर्य और साहस। आप इनके अलावा अपनी और भी कोई विशेषता लिख सकते हैं जो आप अपनाना चाहें कहानी के सिंहासन पर बैठने के लिए। अगला सेक्शन है हमारा पाठ से आगे। कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या झगड़े सुलझाने बच्चों के पास जाया करते थे। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किन किन के पास जाते हैं? आप उन्हीं के पास क्यों जाते हैं? कहानी में जो था वो लोग किसके पास जाते थे? बच्चों के पास। अगर आपको कोई समस्या आए तो आप सुलझाने के लिए किसके पास जाओगे, और जिसके पास जाते हो उसके पास क्यों जाओगे? मैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने माता पिता और शिक्षक के पास जाती हूँ, टीचर के पास और मम्मी पापा के पास। जब भी मुझे पढ़ाई में कोई दिक्कत होती है तो मैं अपने शिक्षक से पूछती हूँ, और जब घर या दोस्तों से जुड़ी कोई समस्या होती है तो मैं अपनी माँ या पापा को बताती हूँ। मैं उन्हीं के पास इसलिए जाती हूँ क्योंकि वे मुझे प्यार से समझाते हैं, सही सलाह देते हैं और मेरा भला चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो, अन्याय मतलब कुछ गलत किया हो, आपने उस स्थिति का सामना कैसे किया? तो आपने उस सिचुएशन में ऐसा क्या किया जब आपके साथ कुछ गलत हुआ हो? हाँ, एक बार खेलते समय मेरी सहेली ने गलती से मेरी किताब फाड़ दी थी, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी कि उसने फाड़ी है। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने गुस्सा करने की बजाय शांति से उससे बात की और उसे समझाया कि सच बोलना ज़रूरी है। अंत में उसने अपनी गलती मान ली और माफ़ी माँगी। इस तरह मैंने बिना झगड़ा किए अपनी समस्या सुलझा ली। आपको भी सोचना है कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो आप उस सिचुएशन में, उस स्थिति में कैसे करते हैं? चलिए, पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। आपने जो कहानी पढ़ी वह हमारे देश की सैकड़ों वर्ष पुरानी एक पुस्तक पर आधारित है। उस पुस्तक का नाम है सिंहासन बत्तीसी। आपने जब जो ये कहानी पढ़ी थी वो एक बहुत पुरानी पुस्तक थी जिसका नाम था सिंहासन बत्तीसी, उस पे आधारित थी। इस पुस्तक में राजा भोज को भूमि में गड़ा राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है जिसमें 32 मूर्तियां जड़ी होती हैं। प्रत्येक मूर्ति राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती है। इस पुस्तक की प्रत्येक कहानी बहुत रोचक है। पुस्तकालय में से यह पुस्तक खोजकर पढ़िए और अपनी मनपसंद कहानी कक्षा में सुनाइए। तो आपके जिसके स्कूल में लाइब्रेरी होगी, पुस्तकालय होगा, आप उसमें जा सकते हैं और आप इस वाली बुक को ढूंढ सकते हैं, किसको? सिंहासन बत्तीसी। इस कहानी में क्या होता है कि जो राजा होता है वो, उसको भूमि में गड़ा एक राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है और उसमें 32 मूर्तियां जड़ी होती हैं और हर मूर्ति राजा को एक कहानी सुनाती है। तो ये वाली एक बुक है जो आपके पुस्तकालय में मिल सकती है। तो आपको क्या करना है? पुस्तकालय जाना है, इस पुस्तक को खोजना है और उसमें से कोई सी भी एक अपनी मनपसंद कहानी आपको क्लास में सुनानी है। सिंहासन बत्तीसी की तरह भारत में अनेक पारंपरिक कहानियां प्रचलित हैं, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं आदि। इन्हें भी पुस्तकालय से ढूंढकर पढ़िए, पता लगाकर कीजिए। चलिए, हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ गए हैं। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। सिंहासन एक विशेष प्रकार की भव्य कुर्सी हुआ करती थी जिस पर राजा महाराजा बैठा करते थे। आज भी हम बैठने के लिए अन्य प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इनका वर्णन कीजिए और यह भी लिखिए कि आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। सिंहासन जो होता था पहले जमाने में, वो एक तरीके की बहुत ही बड़ी सी बढ़िया सी कुर्सी होती थी जिसपे राजा महाराजा ही बैठते थे। तो हमें यहाँ पे नीचे कुछ चीजों के चित्र दिए गए हैं, वस्तुओं के, जिनके ऊपर बैठा जाता है। तो हमें क्या करना है, उसके बारे में बताना है कि वो क्या चीज है, किससे बनी है और उसको क्या कहते हो आप अपनी भाषा में, वो लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले ये क्या चीज है? ये चटाई है। यह घास, बांस या प्लास्टिक से बनी होती है। इसे भूमि पर बिछाकर बैठा जाता है। तो आप क्या कहते हो इसको? हम भी इसको चटाई ही कहते हैं या मैट कह सकते हैं। ठीक है। अगला क्या है? दरी। यह मोटे कपड़े या सूती धागों से बनी होती है। ये उत्सवों या सामाजिक कार्यक्रमों में उपयोग की जाती है। आपके यहाँ भी कभी कोई फंक्शन होता होगा, रिपब्लिक डे का या 15 अगस्त का, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि दरिया बिछाई जाती है। तो ये क्या होता है? मोटे कपड़े या सूती धागों से बनी होती है। तो आप इसे दरी ही कहते हैं, हम भी इसे अपनी भाषा में। अगला देखते हैं, मूढ़ा। यह बांस या सरकंडे से बना गोल आसन होता है। इस पर बैठा जाता है और यह हल्का व मजबूत होता है। आपने देखा होगा, इसको मूढ़ा बोलते हैं कि ये बहुत ही हल्का सा होता है, इसे उठा के कहीं भी रख के इसमें बैठ सकते हैं और ये बहुत ही मजबूत होता है। तो इसको भी मूढ़ा या मोढ़ा यही बोलते हैं अपनी भाषा में हम। अगला क्या है? चारपाई। यह लकड़ी के 4 पायों पर रस्सी या पट्टी बुनकर बनाई जाती है। इस पर सोया या बैठा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में? चारपाई या खाट भी कह सकते हैं। अगला क्या है? पीढ़ा। क्या होता है ये? यह लकड़ी का बना हुआ छोटा, चौड़ा और नीचा आसन होता है। इस पर बैठकर काम किया जाता है। तो इसको पीढ़ा या पीढ़ी, हम पटरा भी बोल सकते हैं, लकड़ी का पटरा। तो ये वो है। अगला है टाट पट्टी। यह जूट या मोटे रेशों से बनी होती है। इसे स्कूल में जमीन पर बिछाकर बच्चे बैठते हैं।
तो इसको भी टाट पट्टी या बोरी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही मज़ेदार और आसान वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग कर्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नए और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।